प्रिय विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक है न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। अब सवाल आता है कि न्यायिक पुनरीक्षण क्या है, न्यायिक पुनरीक्षण का क्या मतलब है, न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, व्यवस्थापिका के द्वारा जो विधान संबंधी कार्य किया जाता है, इनके कार्यों की वैधता की जब जांच न्यायालय द्वारा की जाती है तो उसे न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। यानी सीधा सा मतलब है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना, ये न्यायिक पुनरीक्षण का एक सामान्य अर्थ है। अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश जो थे मार्शल, इनके अनुसार न्यायिक पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष जो पेश विधायी कानून हैं, कार्यपालिका या प्रशासनिक कार्यों का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वे निर्णय करते हैं कि क्या यह एक लिखित संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं अथवा उन्होंने अपनी शक्तियों से बढ़कर कार्य किया है या नहीं। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा मतलब है कि न्यायिक पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा या न्यायपालिका के द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता की जांच करना, ये न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि शासन के द्वारा, यानी चाहे वह कार्यपालिका है चाहे वह व्यवस्थापिका है, जब भी कोई कार्य किया जाता है तो वह कार्य संविधान के अधीन रहते हुए किया जाता है। यानी चाहे कार्यपालिका है या व्यवस्थापिका, संविधान का उल्लंघन करते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती। यानी व्यवस्थापिका ऐसा कोई विधान नहीं बना सकती, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो कि संविधान के विरुद्ध हो। इसी प्रकार से प्रशासनिक कार्यपालिका या जो राजनीतिक कार्यपालिका है, इसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता जो कि संविधान का अतिक्रमण करता हो। तो कहने का तात्पर्य है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की वैधता की जांच करना ही क्या कहलाता है, न्यायिक पुनरीक्षण कहलाता है। अब सवाल आता है कि न्यायिक पुनरीक्षण जो है अमेरिका में इसका आधार क्या था। तो एक मामला था मारवरी मेडिसन, जो कि 1813 का था और उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो मार्शल थे। यानी ये जो मामला था 1803 का था और ये एक विवाद था। ये विवाद 3 मार्च 1801 की रात्रि को, उस समय जो राष्ट्रपति एडम्स थे उनके समय आया था। यानी 3 मार्च 1801 को की जो रात्रि थी उसको राष्ट्रपति एडम्स ने मारवरी की कोलंबिया ज़िले का, यानी मारवरी जो थे इनको कोलंबिया ज़िले का शांति न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। परंतु इस आदेश के जारी करने के बाद राष्ट्रपति एडम्स की अवधि समाप्त हो गई थी। यानी 1803 में अमेरिका के अंतर्गत राष्ट्रपति थे एडम्स, और इन राष्ट्रपति एडम्स ने मारवरी जो थे इनको एक कोलंबिया जो ज़िला था उसका शांति न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। और इस आदेश को जारी करने के बाद ही राष्ट्रपति एडम्स की अवधि समाप्त हो गई, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उस समय तक वह आदेश मारवरी के पास नहीं पहुंचा था। यानी आदेश जारी हो चुका था लेकिन संबंधित जो व्यक्ति थे मारवरी, उनके पास में ये आदेश नहीं पहुंचा था। और नए राष्ट्रपति जो थे जेफरसन ने तुरंत पद संभाला और मेडिसन को अपना राज सचिव नियुक्त कर दिया था। मेडिसन
मारवरी की नियुक्ति के विरुद्ध था, इसलिए उसने राष्ट्रपति एडम्स जो थे उनके जो आदेश को मारवरी तक पहुंचाने से रोक दिया था। मारवरी ने मेडिसन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपना अभियोग चलाया और मुख्य न्यायाधीश उस समय मार्शल थे। इन्होंने मेडिसन के कार्य को अवैध ठहराया। तो कहने का तात्पर्य है कि अमेरिका में न्यायिक पुनरीक्षण का जो आधार है वो 1803 का एक मामला अथवा विवाद है, मारवरी मेडिसन। 1803 में जो राष्ट्रपति एडम्स थे, इन्होंने मारवरी को कोलंबिया जिले का एक न्यायाधीश, शांति न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। लेकिन जैसे ही ये आदेश निकाला और राष्ट्रपति एडम्स जो थे उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, और इसके बाद में जो राष्ट्रपति जेफरसन थे, उन जेफरसन ने मेडिसन नाम की व्यक्ति को अपना राज सचिव नियुक्त कर दिया था। और मेडिसन जो थे वो मारवरी के शांति न्यायाधीश की जो नियुक्ति की गई थी उसके विरुद्ध थे, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति एडम्स के इस आदेश को मारवरी तक पहुंचाने से रोक दिया था। और जब ऐसा हुआ तो मारवरी ने मेडिसन के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अभियोग चलाया, और उस समय मुख्य न्यायाधीश जो थे मार्शल, इन्होंने मेडिसन के कार्य को अवैध ठहराया। और अवैध ठहराते हुए मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवरी मेडिसन निर्णय में कुछ तर्क दिए थे। उनमें पहला तर्क था कि न्याय विभाग का कर्तव्य अधिकार है कि वही यह बता सकता है कि कानून क्या है। यानी इन्होंने पहला ये तर्क दिया था कि न्यायपालिका का ये दायित्व है, न्यायपालिका का दोनों है कि ये बताए कि कानून क्या है। दूसरा ये तर्क दिया था, यदि दो कानून एक दूसरे के विरुद्ध होंगे तो न्यायालय ही निश्चित करेंगे कि दोनों कानून किस सीमा तक लागू हो सकते हैं। यानी दूसरा तर्क ये दिया था कि दो कानून हैं और दोनों कानून एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तो न्यायालय निश्चित करेगा कि दोनों कानून किस सीमा तक लागू हो सकते हैं। ये इनका दूसरा तर्क था। तीसरा जो तर्क था वो ये था कि यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध होगा और यदि किसी मामले में उक्त कानून और संवैधानिक कानून दोनों ही लागू होंगे, तो न्यायालय देखेगा कि वह उक्त मामले या विवाद पर संविधान की किस मान्यता के आधार पर निर्णय दे। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई कानून ऐसा है जो कि संविधान के विरुद्ध है और यदि किसी मामले में दोनों कानून लागू होते हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय देखेगा कि वह उक्त मामले या विवाद पर संविधान की किस मान्यता के आधार पर निर्णय दे। चौथा तर्क ये था कि यदि न्यायालय संवैधानिक कानून को सर्वोच्च कानून मानता है और यदि संविधान साधारण विधानमंडलों से उच्चतर है, तो ऐसे किसी मामले पर जिसमें संविधान भी और साधारण कानून दोनों ही लागू होते हैं, तो संविधान को ही प्रधानता दी जाएगी। उसके सामने सामान्य कानून असंवैधानिक घोषित हो जाएगा या कर दिया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि न्यायालय जब संवैधानिक कानून को सर्वोच्च मानता है और ऐसी स्थिति में संवैधानिक कानून और साधारण कानून किसी मामले पर लागू होते हैं, तो उस स्थिति में संवैधानिक जो कानून है उसको ही प्रधानता दी जाएगी और जो सामान्य कानून है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस निर्णय के अंतर्गत मार्शल, जो मुख्य न्यायाधीश थे मार्शल, उन्होंने ये तर्क दिए थे। थैंक यू।